तो हमारी आर्ट एंड कल्चर की अब तक हमने एंशिएंट इंडिया का आर्ट एंड कल्चर सारा देख लिया, सारे एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जहाँ से एक्सपेक्टेड है, एवरीथिंग वी हैव सीन. Now we are going to enter into the new. From today we are going to discuss the medieval art and culture. And obviously, the medieval art and culture, when we discuss, is not only about the Delhi Sultanate or Mughal Empire. दिल्ली सल्तनत आने से पहले भी हमारे पास 500 साल का एक लंबा एरा था, 700 एडी से लेके 1200 एडी तक. ठीक है, जहाँ पे बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई थी, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और बाकी जो सारे फाइन आर्ट्स के डेवलपमेंट्स रहते. एंड ये बहुत ही अननोन अनटच एरिया है, बहुत ही अननोन या अनटच एरिया है. इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है नहीं, ये लगभग क्वेश्चंस ना के बराबर रहते. फिर भी क्या है, एक आध दो क्वेश्चन अभी पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं. 2021 से खास करके इस एक एक क्वेश्चन, ये जो बीच का फेज है जहाँ एंशिएंट इंडिया ख़त्म होता है और जहाँ से प्रॉपर मेडिवल इंडिया है, के बीच का जो 500 साल का एरा है तो हम अर्ली मेडिवल इंडिया कहते हैं. लेट एंशिएंट इंडिया हमने देखा, पल्लव एंड चालुक्य एरा. वैसे ही हमारे पास क्या है, अर्ली मेडिवल एरा है या अर्ली मेडिवल इंडिया है, तो नॉर्मली 700 एडी से लेके 1200 एडी तक जाता है. कुछ कुछ रेफरेंसेस में आपको 750 एडी से लेके 1200 एडी तक देखा जाएगा. और ये नॉर्मली राजपूत एरा माना जाता है. The era where the rise of Rajput were witnessed. Rajput as one of the best and brilliant warrior community ने देश के लिए बहुत ही बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए, डिफेंड हमेशा किया था फॉरेन इन्वेजन से. उनका वो एरा शुरू होने वाला था. तो नॉर्थ इंडिया है खास करके, फ्रॉम कश्मीर टू रिवर नर्मदा एंड फ्रॉम पाकिस्तान साइड टिल बंगाल साइड was a huge area. It was now going to be under the control of Rajput. Of course, हर बंगाल साइड में ना वो कंट्रोल नहीं रहेगा राजपूत का, बट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होता है वो डेफिनेटली राजपूत का वहाँ पे आपको दिख सकता है. एंड अगर देखते हैं तो ये जो अर्ली मिडिवल इंडिया का एरा है, फेमस फॉर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. एरा है वो किसके लिए फेमस है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के लिए फेमस है. ट्राइपार्टाइट मतलब इसमें 3 बड़े प्लेयर्स थे, बड़े एम्पायर्स आए थे फेज में एंड फाइट कर रहे थे एक स्ट्रैटेजिक कैपिटल के लिए. तो किसके लिए फाइट कर रहे थे, एक स्ट्रैटेजिक कैपिटल के लिए फाइट कर रहे थे. इसका नाम था कन्नौज. इसका नाम क्या था, कन्नौज था. ये जो कन्नौज है गंगा और यमुना दोआब में इस्टेब्लिश किया गया था. जो कन्नौज है ये गंगा यमुना दोआब में इस्टेब्लिश किया गया था एम्परर हर्षवर्धन की तरफ से. एंशिएंट इंडिया खत्म होते होते हमने जब देखा एम्परर हर्षवर्धन के अंडर ह्यूएन संग आए थे, चाइनीज ट्रैवलर, वही हर्षवर्धन जिनके बाणभट्ट कोर्ट पोएट थे, वही हर्षवर्धन जो खुद एक अच्छे प्ले राइट थे और जिन्होंने 3 प्लेज लिखे थे संस्कृत में, वही हर्षवर्धन थे जिन्होंने ये कन्नौज इस्टेब्लिश किया था. और कन्नौज का अपना एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन था, इस वजह से ये कन्नौज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था. पाटलिपुत्र जो लंबे समय से भारत का कैपिटल रहा था, हमारे भारतवर्ष का या प्राचीन भारत का जो कैपिटल था, राजधानी थी पाटलिपुत्र, वो पाटलिपुत्र अभी उसका फेस खत्म हो गया, ये अच्छे दिन चले गए. एंड वो पाटलिपुत्र कभी भी वो ग्लोरी वापस नहीं ला सकने वाला था. तो उसने लंबे समय तक देखी थी या लंबे समय तक महसूस. अभी फिर ये फिलहाल जो 500 साल का एरा है उसमें कन्नौज का राइज होगा, कन्नौज का उदय होगा. इसी 500 साल के फेज में दिल्ली का भी एस्टेब्लिशमेंट दिखेगा, दिल्ली का फाउंडेशन, दिल्ली का भी एस्टेब्लिशमेंट हमें दिखेगा. फिर भी अभी फिलहाल दिल्ली इतना पॉपुलर नहीं होगा. दिल्ली स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अभी उसके दिन आने बाकी थे.
वो तो जब दिल्ली सल्तनत आया, हम वो कहते हैं ना दिल्ली सल्तनत, उसका नाम क्यों है, उसका कारण ही वही है। दिल्ली सल्तनत आएगा तभी दिल्ली का असली वक्त शुरू हो जाएगा, जो आज तक चलते आ रहा है। फिलहाल ये 500 साल में क्या है, एरा कन्नौज का आने वाला था। और 3 बड़े एम्पायर्स यहाँ पे थे, गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत में थे, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, डेक्कन एंड अप टू साउथ इंडिया, राष्ट्रकूट एम्पायर वाज देयर, वी हैड अ पाला एम्पायर इन एज वेल एज सेंट्रल, और ये आपस में फाइट करते रहते थे, और फाइट करते करते तीनों एम्पायर पावरफुल होने के बावजूद धीरे धीरे वीक हो गए थे। बट साथ ही साथ क्या है, उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बाकी जो कल्चरल डेवलपमेंट से अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये जो अर्ली मिडिवल इंडिया है, इसमें खास करके जो गुर्जर प्रतिहार है का एरा और उनके बाद के खत्म होने के बाद, या उनका जो एम्पायर था के बाद छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स का एरा दिखता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल आज जो हम डेवलपमेंट देखने वाले हैं आर्ट या कल्चर की, आर्किटेक्चर की, वो नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। पाला एंड राष्ट्रकूटा को हम सेपरेटली देखने वाले, पाल और राष्ट्रकूट जो है वो हम सेपरेटली डील करने वाले हैं। फिलहाल जो फोकस रहेगा वो गुर्जर प्रतिहार और उसके बाद जो आर्किटेक्चर आया था राजपूत किंगडम्स के अंडर, के ऊपर फोकस करेंगे। यानी मोस्टली वो टेम्पल आर्किटेक्चर है, अलग अलग चीज़ें फिर हम देखेंगे। तो शुरुआत अभी जो कर रहे हैं हम लोग, तो वो कहाँ से करेंगे, लिटरेचर से करेंगे। शुरुआत कहाँ से मैं करने वाला हूँ, लिटरेचर से, क्योंकि 4-5 लिटरेचर के एस्पेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक यूपी में 2021 में से क्या है, 2021 में यूपी ने वो पूछ लिया है एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या पूछा है ये भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसी क्वेश्चन के ऊपर और क्या आ सकता है ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो लिटरेचर में जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसमें पहला चीज़ ध्यान में रखना है, इस अर्ली मिडिवल इंडिया में, अर्ली मिडिवल इंडिया है, क्या बताया, नॉर्मली एडी 700 या 750 से लेके एडी 1200, लंबा समय है, 500 साल का लगभग समय है। ये लिटरेरी डेवलपमेंट में क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि गुर्जर प्रतिहारा के जो मोस्ट थे का नाम था मिहिर भोज, और इनके बारे में भी यूपी ने 2022 में एक क्वेश्चन किया था। ये जो मिहिर भोज है वो गुर्जर प्रतिहार पार जो है डायनेस्टी है, उसके सबसे फेमस जो है रूलर माने जाते हैं और सक्सेस ग्रेटेस्ट भी। और मिहिर भोज जो है के बारे में जो इंफॉर्मेशन है हमें ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में रखना है। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है मिहिर भोज के बारे में और उनके जो अचीवमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। मिहिर भोज जो है उसी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है ही वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो वैष्णविज्म के चैंपियन थे, ठीक है, ऑफ लॉर्ड वैष्णविज्म के चैंपियन थे। साथ ही साथ वैष्णविज्म के चैंपियन होने की वजह से कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन से हमें यह पता चलता है मिहिर भोज के 2 टाइटल थे। बीइंग द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु he used to take 2 titles, first प्रभास and second आदि वराह, ठीक है, प्रभास एंड आदि वराह were the 2 famous titles taken by Mihir Bhoj, the greatest ruler of the गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। और मिहिर भोज के बारे में यूपी ने 2022 में क्वेश्चन आया, तो अभी ये न्यूज में है। मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के रूलर है, एंड जो गुर्जर ये टर्म आता है यहाँ से गुजरात ये भी वर्ड आता है, आज जो हमारी गुज्जर कम्युनिटी आती है का भी ये जो गुज्जर प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं गुर्जर से आता है। तो अभी फिलहाल क्या है, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। गुज्जर कम्युनिटी का मानना है मिहिर भोज गुर्जर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, एंड अभी अभी मैंने क्या बताया, गुर्जर प्रतिहारा हो गया, या के बाद जो छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स आ गए, यहाँ से राजपूत एरा शुरू होती
यहाँ से क्या है राजपूत एरा शुरू हो जाता है। और इस वजह से हमें क्या दिखता है, वजह से राजपूत कम्युनिटी क्लेम कर रही है गुर्जर प्रतिहारा के जो ग्रेटेस्ट रूलर है मिहिर भोज, वो राजपूत है, गुर्जर नहीं है। इस बात को लेकर वो मामला थोड़ा कोर्ट में गया है और इसीलिए क्वेश्चन पूछा था। बट यूपीएससी ने ये ग्वालियर इंस्क्रिप्शन और मिहिर भोज वैष्णविज्म के चैंपियन है या नहीं, ये नहीं पूछा था। ये एडिशनल एस्पेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सम पर्सपेक्टिव से एग्जाम में आने का चांस अभी भी है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी ये जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज जो है के बेटे महेंद्र पाल के बेटे कौन है, महेंद्र पाल। ये जो महेंद्र पाल है के कोर्ट में एक फेमस संस्कृत पोएट थे। एक कोर्ट में क्या है, एक फेमस संस्कृत एज वेल एज प्राकृत कोर्ट पोएट थे, कम प्राकृत। कोर्ट पोएट थे, का नाम क्या है, राजशेखर। का नाम क्या है, राजशेखर है। राजशेखर एक संस्कृत कम प्राकृत कोर्ट पोएट थे। कोर्ट में महेंद्र पाल जो है गुर्जर प्रतिहार के रूलर और जो मिहिर भोज के बेटे हैं, ये कोर्ट में राजशेखर वाज संस्कृत कम प्राकृत। उन्होंने क्या किया, कर्पूर मंजरी नाम का एक वर्क लिखा है। उन्होंने क्या किया है, कर्पूर मंजरी नाम का एक वर्क लिखा, ये एग्जाम में आएगा आपको, कर्पूर गिरी। ये जो वर्क है ओरिजिनली ऐसा माना गया है अवंती दरी नाम की एक फीमेल ने लिखा था और वो प्राकृत में लिखा था। कर्पूर मंजरी नाम का जो वर्क है ओरिजिनली अवंती सुंदरी नाम के एक वुमन ने लिखा था एंड इट वाज इन अ प्राकृत। एंड राजशेखर खुद एक्सेप्ट करते हैं ये जो प्राकृत वर्क है तो उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया है। आज ऑफिशियली क्या है, कर्पूर मंजरी के ऑथर राजशेखर ही माने जाते हैं, अवंती सुंदरी का वैसे नाम नहीं आता है। बट राजशेखर जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, वो जो क्रेडिट है इस वर्क का वो अवंती सुंदरी को ही देते हैं। तो ये मानते हैं कि ओरिजिनली ये प्राकृत वर्क था, एक फीमेल ने इसको लिखा था और उसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एंड इनफैक्ट जो कर्पूर मंजरी है और ये जो कर्पूर मंजरी वर्क है, राजशेखर क्या है बेसिकली ऑथर है। तो ये एक ही इंस्टेंस है इंडियन लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में ये एक ही इंस्टेंस है या उदाहरण है जहाँ पे एक महिला को सम्मान दिया गया है कि राइटिंग के लिए या उनकी लिटरेरी अचीवमेंट के लिए उनको क्रेडिट दिया गया है, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दिया गया है। तो इस पर्सपेक्टिव से एम्पावरमेंट पर्सपेक्टिव आपको कर्पूर मंजरी और राजशेखर के बारे में पूछा जाएगा और उस कॉन्टेक्स्ट में ये अवंती सुंदरी का रेफरेंस। तो ये लिटरेचर एस्पेक्ट ध्यान में रखना है विद रिस्पेक्ट टू इंद्रपाल। फिर जैसे मैंने बताया एक बार ये गुर्जर प्रतिहारा राष्ट्रकूटास ये सारे एम्पायर्स आपस में फाइट करके जब खत्म हुए थे तो डेफिनेटली छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स आ गए, छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स आए थे कि यहाँ पे भी आते हैं जो हमारे काम की चीज। पहले ध्यान में लेना है जब गुर्जर प्रतिहारा का एम्पायर आने लगा था, गुर्जर प्रतिहारा का एम्पायर आने से पहले, गुर्जर प्रतिहारा का जो एम्पायर है वो आने से पहले क्या है, जब कन्नौज का इम्पोर्टेंस बन गया, जब कन्नौज का इम्पोर्टेंस बढ़ गया था और वहाँ पे एक मौखारी नाम की डायनेस्टी कन्नौज में रहती थी। यहाँ पे क्या है, मौखारी नाम की एक डायनेस्टी रहती थी। तो यहाँ पे हमें एक दो लिटरेचर के एविडेंस मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर में, दो लिटरेचर के जो वर्क्स है के बारे में एक यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है और एक पूछा जाएगा। ये एविडेंसेस में वो क्या है देखते हैं। तो देखना है अभी गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर का राइज होने से जस्ट पहले, जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ 8th सेंचुरी एडी, मतलब 700 एडी से लेके 750, 700 एडी से लेके 750
हमारे पास क्या है, एक फेमस किंग, कन्नौज के फेमस किंग थे वर्मन, वर्मन ऑफ कन्नौज। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। हमारे पास एक फेमस किंग थे यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, और इनके कोर्ट में तो लिटरेरी फिगर्स थे। इनके कोर्ट में क्या है, तो फेमस लिटरेरी फिगर्स थे। एक थे उनके फेमस प्राकृत कोर्ट पोएट, फेमस प्राकृत कोर्ट पोएट का नाम था वाक्पति। का नाम क्या है, वाक्पति। ठीक है, और उन्होंने एक प्राकृत में एपिक पोएम लिखी है। उन्होंने क्या है, प्राकृत में एपिक पोएम लिखी है, और उस पोएम का नाम क्या है, गौड़वाहो। पोएम का नाम क्या है, गौड़वाहो। ठीक है, ये एग्जाम में आपको आने का चांस ज्यादा है। ये लिटरेरी जो वर्क है और जो ऑथर है वाक्पति के बारे में क्या है, एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है। गौड़वाहो क्या है, प्राकृत एपिक पोएम है। नॉर्मली हमने ज्यादातर संस्कृत एपिक पोएम्स, ये प्राकृत एपिक पोएम है, वाक्पति ने लिखी। वाक्पति कौन है, यशोवर्मन नाम के जो किंग थे कन्नौज में, गुर्जर प्रतिहारा का राइज होने से जस्ट पहले, तो उनके कोर्ट पोएट थे। और यशोवर्मन ने कहीं ना कहीं बंगाल के ऊपर दर्ज की। गौड़वाहो की थीम क्या है, गौड़वाहो का सब्जेक्ट मैटर क्या है, बंगाल के ऊपर कहीं ना कहीं जो विक्ट्री गेन किया था यशोवर्मन ने, और बंगाल के किंग को मारा गया था। Saying of the king of Bengal is the main theme as far as the Gaudawaho is concerned. गौड़वाहो में क्या है, बंगाल के राजा को मारा गया था, वो उस थीम को लेके बेसिकली ये वर्क रचा गया है, लिखा गया है। उसका नाम क्या है, गौड़वाहो है। ये एग्जाम में डेफिनेटली आने का चांस है, बहुत ही ज्यादा चांसेस इसके आपको है। यही जो यशोवर्मन ऑफ कन्नौज है के कोर्ट में और एक फेमस पर्सनालिटी थे जो आर्ट एंड कल्चर के एक्सपर्ट भी थे, वो स्कॉलर भी थे, प्ले राइट भी थे, और जिनके बारे में यूपीएससी ने पूछा था। और एक कौन है, भवभूति। ठीक है, भवभूति जो है वो बेसिकली 2021 में है। और भवभूति के बारे में जब क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली वही पूछा गया था। भवभूति के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली वही पूछा गया था। वो प्ले राइट है, वो जैन मॉन्क है, या वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है, या कोई वो भक्ति सेंट वगैरह, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए गए थे। एग्जैक्टली आप ऑप्शंस क्या है वो देख सकते हैं, बट उसमें करेक्ट आंसर क्या है, भवभूति वॉज अ प्ले राइट। और भवभूति संस्कृत प्ले राइट थे। भवभूति कौन है, संस्कृत स्कॉलर कम प्ले राइट थे, और उनके 2 फेमस, एक तो फेमस उनका प्ले है मालती माधव। इसने उनके प्लेस क्या है वो पूछा, एक फेमस संस्कृत प्ले है, उसका नाम क्या है, मालती माधव। और दूसरा एक उनका वर्क है महावीर चरित का वर्क, उनका एक है महावीर चरित। मालती माधव ये है उनका, और दूसरा एक संस्कृत वर्क है महावीर चरित। चरित इज अ काइंड ऑफ बायोग्राफी। फिर हम देखते हैं हर्ष चरित हमने देखा, बुद्ध चरित था, तो ये महावीर चरित है। ऐसे 2 फेमस वर्क लिखे थे भवभूति ने, मालती माधव एंड महावीर चरित। और ये वर्क्स पूछे नहीं है, सिर्फ भवभूति कौन थे बता। और भवभूति किसके कोर्ट में है ये भी मैंने बता दिया, यशोवर्मन ऑफ द मालवा, सॉरी यशोवर्मन ऑफ द कन्नौज के ही कोर्ट में थे। मतलब वाक्पति और भवभूति ये भी एक दूसरे के कंटेम्पररी, वाक्पति और भवभूति ये भी एक दूसरे के कंटेम्पररी है। ये भी चीज हमको ध्यान में लेनी है, दोनों एक ही जो रूलर है उनके कोर्ट में है ना, एक ही रूलर के कोर्ट में है, जाहिर सी बात थी दोनों कंटेम्पररी थे। ये बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट है रिस्पेक्ट टू मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, यानी अर्ली मेडिवल आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर कैटेगरी। ठीक है, राजशेखर और उनका कर्पूर मंजरी
भवभूति और उनका मालती माधव, वाकपति और उनका गौड़वाहो, तो पेयर बेस इक्वेशन में भी पूछ बार, जो अभी तो 2 साल से ट्रेंड चल रहा है पेयर बेस क्वेश्चन में भी डेफिनेटली पूछेंगे, और फिर पूछेंगे कि कितने पेयर सही है, इनमें से कितने पेयर्स गलत है। तो ये सारी चीजें हमें काम में आएगी, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया अनटच एरियाज है जहाँ से अभी यूपीएससी धीरे धीरे पूछ रही है। त्रिभुज के बारे में पूछा है, भवभूति के बारे में पूछा है, और भी पूछने तो नहीं पूछा है, वो सारी चीजें मैंने आपको दी। ओके, आगे देखते हैं क्या है। फिर जैसे मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहारा जब डाउन हो गए तो फिर धीरे धीरे स्मॉल राजपूत किंगडम्स आ गए। तो यहाँ पे देखिए परमार नाम का किंगडम दिया हुआ है, मालवा में परमार नाम का किंगडम दिया हुआ है। ये जब परमार किंगडम जब आया था तो परमार किंगडम में आपको क्या दिखेगा, परमार किंगडम में आपको ये दिखेगा उनके ग्रेटेस्ट रूलर थे, का नाम था भोज परमार, भोज राजा या भोज परमार, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने बताया कि गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर है मीर भोज। परमार जो राजपूत डायनेस्टी है, ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, भोज परमार, भोज राजा। जो हम बोलते हैं ना कहाँ राजा घोष और कहाँ राजा भोज एंड कहाँ गंगू तेली, ये जो हम बोलते हैं जुड़ा हुआ किस्सा है, वाकिया है, बस रेफरेंस के लिए मैंने बताया। जैसे हमने देखा कि जो हर्षवर्धन थे लास्ट ग्रेट एम्परर एंशिएंट इंडिया के, उन्होंने खुद 3 प्लेस लिखे थे, खुद हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत प्लेस लिखे थे, हमने देखा था। भोज परमार जो है के नाम पे 3 वर्क्स है, के नाम पे 3 लिटरेरी वर्क्स है संस्कृत लैंग्वेज के नाम पे, क्या है लिटरेचर के वर्क्स है संस्कृत के वर्क्स। एग्जाम में आने का बहुत अच्छा खासा चांस है। पहला वर्क तो कल्प तरु, ठीक है, द वर्क ऑन शिप बिल्डिंग, द वर्क ऑन बिल्डिंग। दूसरा आता है सम रंग धार, समरंग सूत्रधार, वर्क ऑन आर्किटेक्चर, वर्क ऑन आर्किटेक्चर। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। भोज परमार जो है परमार डायनेस्टी के रूलर, परमार डायनेस्टी मालवा से रूल करती थी, वेस्टर्न मध्य प्रदेश मालवा रीजन से रूल करते थे। हार वाज अ कैपिटल, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, हार वाज अ कैपिटल। और ग्रेटेस्ट भोज परमार वर्क्स लिखे संस्कृत में, पहला कौन सा है, तो कल्पतरु शिप बिल्डिंग के ऊपर का वर्क है, का वर्क क्या है, समरंग धार आर्किटेक्चर के ऊपर का वर्क है। एंड तीसरा उन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर कमेंट्री लिखी है, का उनका वर्क क्या है, मेडिकल वर्क है, तो आयुर्वेदा के ऊपर कमेंट्री है और उसका नाम है आयुर्वेद संग्रह। का नाम क्या है, आयुर्वेद संग्रह, आयुर्वेद संग्रह, ठीक है। ये मेडिसिन वर्क है या मेडिकल वर्क है, मेडिकल ट्रीटाइज, पढ़ने में रखना है। तो ये तीनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क्स है उनके। एक भी बार यूपी आने के चांसेस बहुत, ठीक है, आने के चांसेस बहुत अच्छे खासे आपके हैं, ये ध्यान में रखना है। भोज परमार या भोज राजा, और यही भोज परमार है उन्होंने सिटी ऑफ भोपाल, सिटी ऑफ भोपाल जो है उसने बनवाई है, और भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। और भोपाल में एक
भोजतल नाम का एक बड़ा लेक भी है, के नाम से ही है, ये पॉइंट में ध्यान में रखना है। और ये शारदा देवी यानी सरस्वती देवी की पूजा करते थे। विद्या या एजुकेशन की जो गॉडेस मानी जाती है, गॉडेस सरस्वती, शारदा कहते हैं, के वर्षिपर थे भोज परमार। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स है तो आपको अर्ली मेडिवल इंडिया से आएंगे। अर्ली मिडिल इंडिया से और एक लिटरेचर का वर्क आएगा, लास्ट लिटरेचर का वर्क है अर्ली मिडिल इंडिया से, और एक आएगा। वो वर्क किनका है? वो वर्क आता है हमारे लास्ट ग्रेट राजपूत रूलर थे, इंडिया के लास्ट जो ग्रेट राजपूत रूलर थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान हमारे लास्ट ग्रेट राजपूत रूलर थे एज अ पार्ट ऑफ वी कैन से अर्ली मिडिवल इंडिया। वो 12th सेंचुरी के लास्ट में इंडिया में रूल कर रहे थे। और हमें सबको पता है उन्होंने एक बार मोहम्मद घोरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद घोरी को हराया था, बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड बैटल ऑफ तराई में मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और इंडिया में राजपूत रूल खत्म हो गया एंड टर्किश रूल या दिल्ली सुल्तान का रूल शुरू होने वाला था। तो अभी यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, तो पृथ्वीराज चौहान है एक फेमस कोर्ट पोएट थे। पृथ्वीराज चौहान है उनके फेमस कोर्ट पोएट थे, उसका नाम क्या है वो ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज चौहान के फेमस कोर्ट पोएट का नाम है चंद बरदाई। फेमस कोर्ट पोएट कौन है उनके? चंद बरदाई। आप लिख रहा हो चंद बरदाई। और ये जो चंद बरदाई है, ठीक है, ये चंद बरदाई उन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है। कैसे अभी हमने देखा यशोवर्मन ऑफ कन्नौज के कोर्ट में जो वाक्पति नाम के प्राकृत कोर्ट पोएट थे, उन्होंने क्या लिखा? गौड़वाहु लिखा। उन्होंने क्या लिखा? गौड़वाहु लिखा, जो कि एक प्राकृत पोएम है, प्राकृत एपिक पोएम है। में यशोवर्मन ने गौड़ या बंगाल के ऊपर जो विक्ट्री अचीव की थी, सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। वैसे ही जो चांद बरदाई है, जो पृथ्वीराज चौहान के पोएट है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सारी जो मिलिट्री विक्ट्रीज थी, उन्होंने क्या किया है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की सारी जो मिलिट्री विक्ट्रीज थी के बारे में लिखा है एक वर्क में। और वर्क कौन सा है मैं लिख रहा हूं। व्हाट इज द वर्क? द वर्क इज बेसिकली पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई पोएट है और उनका फेमस वर्क क्या है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का सबसे पहला वर्क माना जाता है। पृथ्वीराज रासो इज नोन एज द फर्स्ट एवर हिंदी लिटरेचर और हिंदी लिटरेरी वर्क ऑफ इंडिया। और उसमें पृथ्वीराज चौहान की सारी मिलिट्री विक्ट्रीज रिकॉर्ड की गई है, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने का चांस है कि ये चीज़ें पूछी नहीं गई है, तो डेफिनेटली यूपीएससी इस एरिया में जो अनटच एरिया है, ठीक, या जो अननोन जोन है, ताकि अभी क्वेश्चंस पूछे। और एक एडिशनल और वैल्यू एडिशन मैं आपको देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान जब रूल करते थे दिल्ली और अजमेर में, उसी समय ये जो टर्किश आक्रमण हो रहे थे, टर्किश जो डिविजन्स हो रहे थे, मोहम्मद घोरी का वगैरह हुआ, मिडल ईस्ट, पर्शिया, सेंट्रल एशिया से सूफी सेंट या सूफी संत भारत में आना शुरू हो गया था। तो भारत, आज का जो मेनलैंड इंडिया है, आज का जो हमारा भारत है, इंडिपेंडेंस के बाद वाला, इंडिपेंडेंस के बाद या आज़ादी के बाद जो हमारा भारत है, उस भारत में आने वाले सबसे पहले सूफी संत या सबसे पहले सूफी सेंट का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन। का नाम क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, ठीक है।
और वो पृथ्वीराज चौहान के कंटेम्पररी थे, पॉइंट ध्यान में रखना है। वो पृथ्वीराज चौहान के कंटेम्पररी थे, ये ध्यान में रखना है। क्यों? जब पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली से रूल करते थे, राजा मोइनुद्दीन अजमेर में आ गए और अजमेर में आने के बाद उन्हें अपना का खानखा या जो स्टूडेंट के लिए लिविंग स्पेस होती है, विहार होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, ऐसे बेसिकली जो ख्वाजा मोइनुद्दीन वो अजमेर में आ गए और फिर अजमेर में ही बस गए। एंड भारत में जो ट्रेडिशन है बात उन्होंने की, और इंडिया में सूफीज्म के फादर भी उनको ही माना जाता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और यूपी को चाहे एंशियंट हो या मेडिवल हो, आर्ट एंड कल्चर में यूपी एक आदत है, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन पूछने की आदत है। वो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन पूछने की आदत ये है कि अगर दो किसी अलग अलग फील्ड्स की पर्सनालिटी है, कौन किसका कंटेम्पररी है, तो कौन किसका कंटेम्पररी है के बारे में यूपीएससी ज़्यादा पूछती है। ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं बेसिक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब आए तब भारत में पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के समकालीन है या कंटेम्पररी है, ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल डिस्कशन है, ओवरऑल डायमेंशन से विच important literary developments that took place under early medieval India. आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही अननोन एरियाज है, तो पहली बार जब लिसन करेंगे या सुनेंगे, आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये सुना होगा, पहली बार ये आप कहीं ना कहीं पढ़ने जा रहे हैं। मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और अच्छे से याद भी रहेगा। और ये यूपी का करंट ट्रेंड है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो डेफिनेटली है ही है। पर अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। अर्ली मेडिवल इंडिया में और भी चीज़ें आई थी, अर्ली मेडिवल इंडिया में कहीं ना कहीं और भी चीज़ें आई थी। अभी अभी टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखना है। क्या देखना है हमें? टेम्पल आर्किटेक्चर देखना है। और अर्ली मेडिवल इंडिया में जब टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है, तो हम पहाड़ी आर्किटेक्चर कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं? पहाड़ी आर्किटेक्चर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नेपाल, उत्तराखंड, सारी हिमालयन एरियाज में डेवलप हुआ था। ये जो पहाड़ी आर्किटेक्चर है, आपको अफगानिस्तान बॉर्डर से लेके जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, फिर हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल वाला एरिया है, हमारा क्या है? नेपाल वाला एरिया है, वहाँ तक ये पहाड़ी आर्किटेक्चर आपको दिखेगा। इट इज अ लार्ज एरिया जहाँ पे ये पहाड़ी आर्किटेक्चर दिखता है। और ये जो पहाड़ी आर्किटेक्चर है वो क्या है? जैसे मैंने बताया, तो हमने नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग डिस्कस की थी, तो हमने नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग डिस्कस किया था, उसी का ये वेरिएशन है। पहाड़ी आर्किटेक्चर क्या है, उस समय भी मैंने मैप में निकाल के आपको बताया था पहाड़ी आर्किटेक्चर कहाँ पे आता है। तो नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग है, उसी का वेरिएशन क्या है? पहाड़ी आर्किटेक्चर है। और पहाड़ी आर्किटेक्चर में क्या है? मेन तो स्नोफॉल है, क्लाइमेट के हिसाब से ही अल्टीमेटली आपका आर्किटेक्चर बनेगा ना। तो स्नोफॉल है, तो स्नो को कहीं ना कहीं इजीली पास आउट होने के लिए, allow the snow pass out as well as to we can say flow out to the surface or ground, जो स्पेशल आर्किटेक्चर लाया था, ये पैगोडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। क्या है? पैगोडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ये पैगोडा है प्लस हमसाना शिखर है। हमसाना शिखर जो होता है, तो शिखर क्या होता है? टेम्पल टावर होता है। शिखर क्या होता है? टेम्पल टावर होता है। ये पैगोडा स्टाइल में क्या है? और फमसाना नाम का जो शिखर है, और फमसाना शिखर में मैंने बताया था सर, ये टेम्पल टावर के 3 टाइप्स हमने देखे थे। और नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नागर मतलब क्या है? नॉर्थ इंडियन स्टाइल है टेम्पल बिल्डिंग की, के अंडर जो शिखर होता है टेम्पल टावर, उसके 3 टाइप्स देखे थे, रेखा प्रसाद, फमसाना एंड वल्लभी। ये जब फमसाना टाइप का शिखर है, टेम्पल टावर है, में पैगोडा जो होता है उसके, या पैगोडा टाइप आर्किटेक्चर, उसके फीचर्स आपके मर्ज हुए थे एंड एक स्पेशल टाइप ऑफ टेम्पल टावर आपको दिखेगा यहाँ पे।
a different kind of temple tower emerged as a part of पहाड़ी आर्किटेक्चर। और एक चीज ध्यान में रखना है, पहाड़ी जो आर्किटेक्चर है उसमें गंधार स्कूल का इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस बाय गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। भले ही गंधार स्कूल ऑफ आर्ट खत्म हुई थी 4th सेंचुरी एडी के बाद, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट खत्म हुई थी और ये पहाड़ी आर्किटेक्चर आया था 8th सेंचुरी एडी के पास साथ 8th सेंचुरी एडी के बाद बेसिकली पहाड़ी आर्किटेक्चर आया था। 400 साल का गैप था, फिर भी कहीं ना कहीं जो गंधार स्कूल की कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल लीगेसी थी, गंधार स्कूल की जो कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल लीगेसी थी वो बनी हुई थी। और इसकी वजह से हमें दिखेगा कि पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में कहीं ना कहीं गंधार स्कूल ऑफ जो आर्ट है का इन्फ्लुएंस टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखता है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्रूशियल पॉइंट ध्यान में रखना है। प्लस हिमालयन रीजन है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट बहुत सारा मिलता है, टिम्बर की कोई कमी नहीं है, तो टिम्बर एंड वुड का जो आर्किटेक्चर है वो प्रीडोमिनेंट है। वुडन और टिम्बर आर्किटेक्चर वाज प्रीडोमिनेंट, वुडन टिम्बर आर्किटेक्चर, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है, इट वाज प्रीडोमिनेंट। प्लस साथ ही साथ स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वुड या टिम्बर इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ हमें स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया दिखता है। और पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल दैट वी हैव इन अ पहाड़ी आर्किटेक्चर इज अ केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ वो 4 धाम यात्रा का भाग होता है, वेरी फेमस साइट है। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ, यहाँ जो टेम्पल्स आपको मिलते हैं वो पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और यहाँ पे आपको दिखेगा केदारनाथ के जो टेम्पल्स है कहीं ना कहीं आपके स्टोन में बने हैं, यहाँ पे वुडन आर्किटेक्चर कम है, स्टोन का यूज ज़्यादा किया है। पहाड़ी आर्किटेक्चर में वुड या टिम्बर भी था एंड स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया है। और पहाड़ी आर्किटेक्चर में आपको क्या दिखेगा, तो अभी ये शिखर जो है वो रेखा प्रसाद स्टाइल बना है, इज लाइक अ रेखा प्रसाद शिखर। तो आपको क्या दिखेगा, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली पैगोडा स्टाइल ऑफ शिखर दिखेगा। हिमाचल प्रदेश में फमसाना टाइप शिखर ज़्यादा मिलता है, हिमाचल प्रदेश में क्या है, फमसाना टाइप ऑफ शिखर ज़्यादा मिलता है। एंड उत्तराखंड में आपको रेखा प्रसाद ज़्यादा मिलता है। उत्तराखंड में खास क्या है, रेखा प्रसाद स्टाइल, उत्तराखंड एंड नेपाल, उत्तराखंड प्लस नेपाल, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रेखा प्रसाद स्टाइल ऑफ शिखर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा फमसाना टाइप, हिमाचल प्रदेश में क्या है, फमसाना शिखर ज्यादा मिलता है, फमसाना टाइप का शिखर जो है वो ज्यादा मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होना शुरू हो गया वो कहीं ना कहीं एक डायनेस्टी थी, करकोटक नाम की डायनेस्टी, क्या है, एक डायनेस्टी आती है करकोटक नाम की डायनेस्टी, डायनेस्टी के अंडर ये डेवलप हुआ था। करकोटक, कोटा नाम की एक डायनेस्टी थी, के अंडर पहाड़ी आर्किटेक्चर K&K में डेवलप हुआ था। और इस डायनेस्टी के एक फेमस रूलर थे ललितादित्य मुक्तपीड, मुक्तपीड, ये जो ललितादित्य मुक्तपीड है, मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, तो आपको कहीं पूरा इसके चैनल पे भी अवेलेबल मिलेगा, वीडियो को जरूर देखिए। तो ललितादित्य मुक्तपीड है, ऐसा माना जाता है कि इज द ओनली इंडियन रूलर कि जिसने चाइना के ऊपर अटैक करके चाइना का एक मेजर एरिया जीता था, ऐसा माना जाता है। कश्मीर से उन्होंने उसका एम्पायर सीधा चाइना में मंगोलिया तक फैलाया था, ऐसा माना जाता है। वो कितना सही है कितना नहीं वो अलग बात है, पर कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है, कश्मीर के सबसे फेमस रूलर्स में से ये है आदित्य मुक्त। उन्होंने इंडिया का एक फेमस सन टेम्पल कश्मीर में बनवाया है, श्रीनगर के पास, श्रीनगर के पास अवंतीपुरा नाम की एक जगह है, वहाँ पे वर्ल्ड फेमस
आपका सन टेम्पल मिलता है, तो हम कहते हैं मार्तंड सन टेम्पल, बिल्ट मार्तंड सन टेम्पल, पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट होने वाला है, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है के लिए इसका नॉमिनेशन होने वाला है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। ललितादित्य मुक्तपीठ जो करकोटा डायनेस्टी के है कश्मीर से, उन्होंने पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बस टेम्पल बनाया था, मार्तंड सन टेम्पल। भारत में 5 मैक्सिमम 5 सन टेम्पल होंगे, 4 या 5 से ये एक फेमस सन टेम्पल कश्मीर का ललितादित्य मुक्तपीठ था पहाड़ी स्टाइल में, ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये सारे पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के हाईलाइट्स है, और ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्री में तो आनी आ ही जाएगी, और मेंस में भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सारे काम में आएंगे। कि अभी धीरे धीरे मेंस में भी अर्ली मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2022 में अर्ली मेडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर यूपी 2022 के मेंस में अर्ली मेडिवल टेम्पल आर्किटेक्चर पर यूपी पूछा है, तो डेफिनेटली ये जो आर्किटेक्चर है इसके ऊपर 10 मार्क्स का मेंस में भी क्वेश्चन आने का चांस है, आप आराम से लिख सकते हो। आज के लिए, आज के जो हम जो कवर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें आप आराम से, ठीक है। आई होप सारा क्लियर हो रहा है आप लोगों को। आइए आगे चलते हैं। फिर पहाड़ी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बाद अर्ली मेडिवल इंडिया में और एक रीजनल वेरिएशन आया था 9th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी, एक रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुई थी जिसका नाम है बुंदेलखंड टेम्पल। का नाम क्या है? बुंदेलखंड टेम्पल। और ये जो बुंदेलखंड टेम्पल आर्किटेक्चर है वो डेवलप किया था चंडेला डायनेस्टी, चंडेल डायनेस्टी ऑफ खजुराहो। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट्स का पार्ट है, और अभी आप सब लोगों को ये पता भी होगा कि बार बार बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाना चाहिए, आती रहती है। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बैकवर्ड है, पर एक समय था बुंदेलखंड की अपनी ग्लोरी थी। और जो हमारा नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो जो हमारा नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है, उस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये जो रीजनल वेरिएशन है, ये जो रीजनल वेरिएशन है सेंट्रल इंडिया का, वो है बुंदेलखंड वाला। ठीक है, और जो बुंदेलखंड वाला वेरिएशन है बेसिकली क्या है, इसमें क्या मिलेगा आपको कि इनफैक्ट नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है सबसे बेस्ट या सबसे टॉप पे चली गई, चरम पे चली गई, तो वो बुंदेलखंड के अंदर गई थी। और यहाँ पे आपको दिखता है ये जो चंडेल रूलर थे, चंडेल राजपूत थे, जैसे गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर खत्म होने के बाद परमार आए, और परमार का भोज परमार उनके बारे में हमने देखा, वैसे ही चंडेल नाम के राजपूत भी आए थे गुर्जर प्रतिहार एम्पायर खत्म होने के बाद। और चंडेल राजपूत मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू तो वॉरियर थे ही, जाबाज थे ही, और ऐसा माना जाता है कि ये जो चंडेल राजपूत थे एक रूलर थे विद्याधर नाम के, विद्याधर नाम के एक रूलर थे जिन्होंने महमूद गजनी को हराया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत से इतिहासकार उसको मानते नहीं है, उसके बारे में फिर कंट्रोवर्सी भी होती है पॉलिटिकली, ठीक, में जाने की जरूरत नहीं। बट विद्याधर बहुत ही अननोन किंग है, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है हमारे सामने ज़्यादा लाई नहीं गई है। ये जो हिस्ट्री है अर्ली मेडिवल इंडिया की और राजपूतों का जो ग्लोरियस इतिहास है वो ज़्यादा लाया नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि वो कंट्रोवर्सीज आती रहती है। बट आप ध्यान में रख सकते हो कि विद्याधर नाम के किंग थे चंडेल के, जिन्होंने महमूद गजनी को सक्सेसफुली रोका था, ये तो क्लियर है। उसी चंडेल वंश में क्या है हमारे पास क्या है कि हमारे पास आएगा जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, में आपको दिखेगा कि चंडेल वंश के जो रूलर है यानी राजपूत रूलर, वो शैविज्म के पैटर्न थे ही, बट साथ साथ वो वैष्णविज्म को भी पैटर्नाइज करते थे एंड इवन जैनिज्म को भी सपोर्ट करते थे। साथ ही साथ क्या है, वैष्णविज्म को भी पैटर्नाइज करते थे एंड इवन जैनिज्म को भी पैटर्नाइज करते थे। और इस वजह से आप नोट कर सकते हो चंडेल वंश के अंडर जो टेम्पल्स दिखते हैं बुंदेलखंड के, यानी बुंदेलखंड आर्किटेक्चर, अरे नागर या नॉर्थ इंडियन स्टाइल के टेम्पल्स है, में आपको शिव टेम्पल भी दिखेंगे, शिव टेम्पल भी दिखेंगे एंड आपके जैन टेम्पल्स भी दिखेंगे।
विष्णु एंड जैन, ये तीनों आपके टेम्पल्स आपको मिलेंगे चंडेल वंश में। ये चीज ध्यान में रखना है। तो बेस्ट वैष्णवाइट टेम्पल है, भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया जो बेस्ट टेम्पल है चंडेल वंश का और बुंदेलखंड स्टाइल का, उसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। चंडेलों की राजधानी थी खजुराहो, चंडेलों की राजधानी ही थी खजुराहो। और खजुराहो का अब ये लगभग होली आ रही है, तो होली के आसपास, होली से शायद पहले मेरे ख्याल से या होली के दौरान भी खजुराहो का फेस्टिवल बहुत फेमस है। मतलब खजुराहो डांस फेस्टिवल या ओवरऑल कल्चरल फेस्टिवल रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है वो। तो डेफिनेटली कभी ना कभी सभी को अगर मौका मिला तो उसको अटेंड जरूर करना चाहिए। और एक बार IAS वगैरह बन गए या MP में पोस्टिंग हो गई एज अ कहीं ना कहीं गेस्ट वगैरह भी आपको आने का मौका मिलेगा। तो ये जो लक्ष्मण टेम्पल है वो बनाया गया था चंडेल रूलर्स के द्वारा, तो उनका बेस्ट वैष्णवाइट टेम्पल माना जाता है। और इसको किसने बनाया था? धंग नाम के एक राजा थे, किंग धंग। धंग हैड बिल्ट किंग धंग हैड बिल्ट द सो कॉल्ड खजुराहो टेम्पल। सॉरी, खजुराहो टेम्पल मीन्स लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। खजुराहो में क्या है? खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल माना जाता है, क्योंकि उसमें शैवा टेम्पल से, वैष्णव टेम्पल से, जैन टेम्पल से। ये ढंग नाम के राजा थे, उन्हें लक्ष्मण टेम्पल बनाया था। ये चीज ध्यान में रखनी। उसके बाद फिर दूसरा ध्यान में रखना है, जैसे मैंने बताया कि खजुराहो में शिवा टेम्पल्स भी है, तो भगवान शिव जी का जो टेम्पल है और जो एक्चुअली इंडिया का बेस्ट नागर टेम्पल माना जाता है, जो भगवान शिव जी का टेम्पल है और जो इंडिया का सबसे बढ़िया या सबसे बेस्ट नागर टेम्पल माना जाता है। पहले भी उसकी इमेज देखिए, फिर से मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, जब हमने शुरुआत में नागर स्टाइल डिस्कस की थी, तो ये जो इमेज है ना, ये आप देख सकते हैं, दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ खजुराहो टेम्पल्स। और ये खंडरीय महादेव टेम्पल है। ये कौन सा टेम्पल है? इंडिया का बेस्ट नागर टेम्पल माना जाता है। बुंदेलखंड का भी बेस्ट है, चंडेल राजपूतों का भी बेस्ट है, एंड बहुत सारे इतिहासकार और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स है या टेम्पल आर्कियोलॉजी के बारे में जिन्होंने अपना कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक्सपर्टाइज अचीव किया है PhD करके, उनका ये मानना है कि बेसिकली खंडरीय महादेव टेम्पल इंडिया का सबसे बेस्ट टेम्पल है नागर स्टाइल का या नॉर्थ इंडियन स्टाइल का। तो जो भी है, तो ये कहीं ना कहीं आप नाम से पता चलेगा खंडरीय महादेव, तो भगवान शिव जी को डेडिकेट किया गया है। एंड जो नागर शैली के सारे फीचर्स हम देखते हैं, जो नागर शैली के सारे फीचर्स डिटेल्ड में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस टेम्पल में आपको मिलते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या ध्यान में रखना है, ये जो टेम्पल है इसके ऊपर स्पेशल स्कल्पचर मिलेगा आपको, गॉडेस गंगा एंड यमुना को ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। फिर ये महादेव टेम्पल का स्पेशल स्कल्पचरल फीचर क्या है, ऑर्नामेंटेशन फीचर क्या है? गॉडेस गंगा एंड यमुना को कहीं ना कहीं ह्यूमन फॉर्म में दिखाया गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये जो टेम्पल है, और खजुराहो में बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको मिथुन फिगर दिखते हैं। तो आपको क्या है? मिथुन फिगर दिखते हैं, ठीक है। मिथुन फिगर मीन्स द फिगर्स एसोसिएटेड विथ एरोटिसिज्म, सेक्स या डिफरेंट सेक्स पोजिशन, एरोटिक मूड में आपको ये फिगर्स दिखेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपोज भी करते हैं कि हम एज अ पार्ट ऑफ फैमिली पिकनिक अगर जा रहे हैं, एज अ पार्ट ऑफ हम टूरिस्ट स्पॉट अगर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को लेके या इवन एज अ फैमिली हम कई बार एम्बेरस हो जाते हैं कि हम ऐसे टेम्पल्स में जाएंगे कैसे। के बीच में ये इशू भी इमर्ज हुआ था। पॉइंट ये है, ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा आगे थे। मतलब इंडियन सोसाइटी, भले ही इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन ये इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है और उसके ऊपर जो स्कल्पचर है, तो इससे आपको एक पता चलेगा, ये जो सारी इरोटिक फिगर्स है, डिफरेंट सेक्स पोजिशन दिखाए गए हैं, ये सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल पोजिशंस है ऐसा नहीं में जो अल्टरनेट सेक्सुअलिटीज है के बारे में आजकल बहुत सारा
आते रहते हैं, न्यूज़ आती रहती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहते, गेज हो गए, लेस्बियंस हो गए, या जो बाकी अल्टरनेट सेक्सुअलिटीज है वो भी क्लियरली और एक्सप्लिसिटली टेम्पल में दिखाया गया है। मतलब जो बार बार बताया जाता है कि इंडियन सोसाइटी बैकवर्ड थी या रिग्रेसिव थी, ओपन माइंडेडनेस नहीं था, यस बहुत सारी चीज़ों में हमें दिखता है, बट कहीं ना कहीं ये टेम्पल्स उस बात को कॉन्ट्ररी प्रूव भी करते हैं। ये टेम्पल है, जीता जात का सबूत है। आज हम में से भी कोई भी जाके अगर देखेगा, या आप में से कुछ लोगों ने देखा भी होगा, ये सारे फिगर्स दिखते हैं यहाँ पे। इतना ओपन माइंडेडनेस चाहिए, तभी वो सोसाइटी बेसिकली ऐसी चीज़ों को अलाउड करेगी। आपको एब्रॉड में भी अगर आर्किटेक्चर देखते हैं, बहुत ही ऐसा कम आर्किटेक्चर होगा जिसमें इतना ओपनली सेक्स के मामले में पब्लिक डिस्प्ले दिखता है। एब्रॉड में भी आज भी नहीं दिखता है। उस समय का भी अगर एंशिएंट आर्किटेक्चर किसी रोमन एम्पायर का या ग्रीक सिविलाइजेशन का देखते हैं, बहुत कम ऐसा दिखता है। बट यहाँ पे भारत में अगर देखते हैं, किस इंडिया को रिग्रेसिवनेस के लिए, जेंडर डिक्लाइन के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, कास्ट इशू के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, भारत में क्या है, कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसे एविडेंसेस भी है, और से सोसाइटी का एक ओपन माइंडेडनेस भी। और यहाँ पे और एक मैसेज इसमें से जाता है, इंडियंस जिनको सिर्फ स्पिरिचुअल माना जाता था, भारतीयों को पूरा पूरा दुनिया जो है वो फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल कंट्री मानती है, वो तो हम है ही, बट साथ ही साथ स्पिरिचुअलिज्म और फिलोसफी के साथ साथ इंडियंस जो है या इंडियन सोसाइटी मटेरियलिज्म के ऊपर भी फोकस करती थी। तो इस दुनिया के अफेयर से तो हर कोई अबॉन्डन नहीं कर रहा है, हर कोई सन्यासी बन के घूम नहीं रहा है, तो मटेरियल एस्पेक्ट के ऊपर भी फोकस किया गया है। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है के ऊपर भी फोकस किया गया है। इसी को ये दिखाने की कोशिश, सिर्फ इंडियंस स्पिरिचुअल नहीं है, टेम्पल एक होली प्लेस है, तो भारतीय तो डेफिनेटली रिलीजियस है ही, ठीक है, धार्मिक तो सारे भारतीय है ही, पर उसी धर्म का जो हमारा सिंबल है, हमारा टेम्पल है, उसके ऊपर ऐसी चीज़ें अगर आपको दिखती है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, बट उस समय ये कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट था। तो ये टेम्पल बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, और यही 2022 के मेंस था, 10 मार्क में आपको लिखना था मेंस के लिए, जो टेम्पल्स है अर्ली मेडिवल इंडिया के, वो क्या क्या दर्शाते हैं, उस समय का समाज जीवन, उस समय की संस्कृति, उस समय की सोच, उस समय की विचारधारा, इस प्रकार कहीं ना कहीं मंदिरों से हमें पता चलती है। यही तो क्वेश्चन पूछा, ये सारी चीजें। तो खंडरिया महादेव टेम्पल जो है खजुराहो का, जो बुंदेलखंड या चंडेल रूरल राजपूत रूरल के अंडर बना था, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नागर स्टाइल का, और ये सारी चीजें आपको मिलती है। आई होप अगेन बुंदेलखंड स्टाइल भी आपको क्लियर हुई होगी। आइए और आगे चलते हैं, और क्या है, और अगर आएंगे, और एक चीज जो है उड़ीसा की है। अभी कहाँ पे आना है हमको, उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसी बेसिकली जो नागर या नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसका और एक वेरिएशन उड़ीसा में आया था। तो और एक वेरिएशन कहाँ पे आया, उड़ीसा में आया। और उड़ीसा में 3 जगह पे ब्यूटीफुल टेम्पल्स मिलते हैं। एक तो उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, एक तो दूसरा है कोणार्क जहाँ पे सन टेम्पल मिलता है, हमारा सन टेम्पल है, और तीसरा एक हमारा आता है कहीं ना कहीं पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है वो तीसरा आता है। 3 प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है उड़ीसा स्टाइल में। और भुवनेश्वर में जो टेम्पल है वो क्या है, लिंगराज टेम्पल माना जाता है। भुवनेश्वर जो टेम्पल है उसको क्या बोलते हैं, लिंगराज टेम्पल। अभी आपको क्या ध्यान में रखना है, जो लिंगराज मतलब ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का ही फीचर है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका जो मंडप होता है, पिलर्ड हॉल, ठीक है, या अगर बड़ा पिलर्ड हॉल है तो उसको महामंडप कहते हैं, ठीक है। जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें क्या है, अगर पिलर छोटा पिलर हॉल है तो उसको महामंडप मंडप कहेंगे, बड़ा पिलर हॉल है तो उसको क्या कहेंगे, महामंडप कहेंगे। तो ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसमें क्या है, महामंडप को जगमोहन कहते हैं। महामंडप जो है तो क्या कहेंगे ओडिशा स्टाइल में, जगमोहन।
और जो मंडप है उसको क्या कहेंगे, खाकरा। मंडप जो है बेसिकली क्या है, क्या कहेंगे, खाकरा कहेंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो प्लेटफॉर्म है के ऊपर टेम्पल बना हुआ है, प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर टेम्पल बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे, जागती। जागती ये जो टर्म है वो कॉमन है। जागती इज अ प्लेटफॉर्म। पिलर हॉल जिसको हम मंडप कहते हैं उसको खाकरा कहेंगे, एंड अगर वो पिलर हॉल बड़ा है तो हम महामंडप कहते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे, उड़ीसा स्टाइल में जगमोहन कहेंगे। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है, और डेफिनेटली आपको एग्जाम में ये आएंगे, टर्म्स भी आएंगे। फिर हमने क्या देखा है, जो नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसके 3 टाइप के टेम्पल टावर होते हैं। नागर स्टाइल के जो हमारा आर्किटेक्चर है उसके क्या है, 3 टाइप के टेम्पल टावर्स होते हैं। तो हम रेखा प्रसाद शिखर कहते हैं टेम्पल टावर को, एक तो हम शिखर कहते हैं, करेक्ट। फिर पहला जो टाइप है उसको रेखा प्रसाद शिखर कहते हैं, दूसरे टाइप को फमसाना शिखर कहते हैं, तीसरे टाइप को हम क्या कहते हैं, वल्लभी शिखर कहते हैं। अभी ओडिशा में आप देखिए, ओडिशा स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है इसने अपने खुद के डेवलपमेंट्स किए थे। ओडिशा ईस्ट इंडिया में आता है, इसने अपना खुद का रीजनल वेरिएशन किया था। उड़ीसा में जो लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, यहाँ पे अगर टेम्पल टावर दिखेंगे और यहाँ पे जो शिखर है वो क्या कहते हैं, रेखा देउल कहते हैं। यहाँ पे उसको शिखर को क्या कहेंगे, रेखा देउल कहेंगे, क्योंकि वो रेखा प्रसाद शिखर का मॉडिफिकेशन है। वो रेखा प्रसाद शिखर का क्या है, मॉडिफिकेशन। नॉर्मली हमारा रेखा प्रसाद शिखर कैसे रहता है, क्या ऐसे रहता है, कर्वीलिनियर टावर है, फिर यहाँ पे अमालक होता है और फिर आगे जाके कलश होता है। ये हमारा रेखा प्रसाद शिखर है। यहाँ पे क्या है, जो रेखा प्रसाद शिखर है में आपको दिखेगा एक, ये जो टावर का हाइट है वो कर्वीलिनियर इतना नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेट है। ये टावर का हाइट है यहाँ पे स्ट्रेट है, और ऊपर में जाके कर्वीलिनियर होता है, ऊपर में जाके सिर्फ कर्वीलिनियर होता है। बेस में वो स्ट्रेट है, बेस में क्या है वो लिनियर है, ऊपर में जाके वो कर्वी लिनियर हो जाता है, ऊपर में जाके क्या है वो कर्वी लिनियर हो जाता है। ये उड़ीसा स्टाइल में वेरिएशन आता है। नॉर्मल नागर स्टाइल में क्या है, आपका सीधे का सीधा ऐसा टेम्पल आएगा आपका। ये नॉर्मल रेखा प्रसाद शिखर है, ठीक है। और ये रेखा देउल जो है उड़ीसा का या कलिंग का, वो आपको कहा है पहले सीधा होगा टावर, उसके बाद कर्वी लिनियर ऊपर में दोनों जो कर्व्स है एक दूसरे को मर्ज होंगे या मीट करेंगे। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है। लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर का, वो उसका फेमस एग्जाम्पल है। अगर जैसे हमने अभी देखा कश्मीर में सन टेम्पल है, मार्तंड सन टेम्पल, वैसे ही अभी सन टेम्पल एक कहाँ पे है, कोणार्क में है। भुवनेश्वर के पास ही कोणार्क है, कोणार्क का भी सन टेम्पल फेमस है। और इनफैक्ट इंडिया का सबसे फेमस सन टेम्पल जो लगभग सारे लोगों को पता होता है वो कोणार्क का है। कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसका जो प्लेटफॉर्म है तो हम जागती कहते हैं, का जो प्लेटफॉर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, जागती कहते हैं, वो जागती स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं है। जागती वो क्या है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो जो जागती है वो आपका सन गॉड जो है के चैरियट के शेप पे है, जो चैरियट था यानी रथ था उसके शेप पे बनाया है। तो भगवान सूर्य नारायण जो है हमारे सन गॉड, वो 7 घोड़ों का 12 पहियों का चैरियट रन करते हैं या ड्राइव करते हैं, ऐसा माना गया है इंडियन माइथोलॉजी एंड बिलीफ। यहाँ पे भी 12 व्हील्स है। जो टेम्पल का प्लेटफॉर्म है वो आपका किस शेप में, चैरियट शेप में या रथ के शेप में 12 व्हील्स का वो रथ है, ऐसा दिखाया गया है। एक टेम्पल पूरा रथ है भगवान सूर्य नारायण का, ऐसे दिखाया गया है। तो ये उसकी स्पेशलिटी है। और इसका शिखर देखिए, इसका शिखर जो है ये फमसाना शिखर का मॉडिफिकेशन है। लिंगराज टेम्पल का जो शिखर है वो रेखा प्रसाद का मॉडिफिकेशन है, और कोणार्क के सन टेम्पल का जो शिखर है वो क्या है, फमसाना नाम का जो हमारा शिखर है नागर स्टाइल का, उसका मॉडिफिकेशन है। और उसको यहाँ पे क्या कहा गया है, पीड़ा देउल कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, पीड़ा देउल कहा गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पे रेखा देउल, यहाँ पे पीड़ा देउल।
और यहाँ पे देखिए जगमोहन जो मैंने बताया, असेंबली हॉल या पिलर प्लेटफॉर्म, सॉरी पिलर जो हॉल है, महामंडप थे, वो आपको कोणार्क सन टेम्पल में मिलेगा। और फिर और एक टाइप का जो टेम्पल आता है जिसको बोलते हैं खाकरा देउल। पहले हमने देखा कि खाकरा बेसिकली क्या है, खाकरा इज अ पिलर हॉल यानी मंडप है, छोटा मंडप। तो उस टाइप का जो टेम्पल है, और खाकरा ये कहीं ना कहीं शिखर का भी एक टाइप है। खाकरा यहाँ पे एक शिखर का भी टाइप है। इसमें आपको क्या दिखेगा, खाकरा देउल जो है या स्पेशल टाइप जो शिखर है आपका, इसमें आपको दिखेगा कि तो बेस्ट एग्जांपल आएगा आपको। वो फिर से भुवनेश्वर में है और गॉडेस चामुंडा का टेम्पल है। बैताला देउल नाम का है टेम्पल है, गॉडेस चामुंडा का है। ये खाकरा देउल स्टाइल में आपको मिलता है। और फिर तो फिर से रेखा देउल में एक एग्जांपल मिलेगा, वो जगन्नाथपुरी का है। जगन्नाथपुरी का जो हमारा टेम्पल है, तो भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा इनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को लॉर्ड जगन्नाथ कहा गया है, तो वो भी रेखा देउल में टेम्पल मिलता है। और उड़ीसा में ये सारे में फिर से एक बात क्या है, जो चीज बुंदेलखंड में है वही चीज उड़ीसा में है या कलिंग में है। क्या? तो मिथुन फिगर्स है, डिफरेंट सेक्स पोजीशंस के साथ जो फिगर्स बुंदेलखंड आर्किटेक्चर में दिखाए गए हैं, वैसे ही डिफरेंट सेक्स पोजीशंस करने वाले जो फिगर्स है वो सारे के सारे हमें कहाँ है, कलिंग या उड़ीसा में दिखाए गए हैं। बात फिर वही है, इक्वल इंपॉर्टेंस टू मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, चाहे प्री हो या मेन से, वो सिग्निफिकेंस पूछेगी कि इतना सारा सेक्स और इरोटिसिज्म क्यों दिखाया गया है। आज भी इंडिया में सेक्स के ऊपर ओपनली बात कर नहीं सकते, ऐसी हालत है, एक्सेप्ट अर्बन एरियाज। अगर देखेंगे ओवरऑल इंडिया में आज भी सेक्स इज लाइक अ टैबू। उस समय इतना क्यों दिखाया गया है, बुंदेलखंड में दिखाया, अभी उड़ीसा में भी दिखता है। तो स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म दोनों के ऊपर इक्वल सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये सारा क्या है, फोकस है विद रिस्पेक्ट टू बुंदेलखंड आर्किटेक्चर प्लस कलिंगा या ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। आइए आगे आते हैं। अभी क्या दिखेगा, तो ओडिशा और बुंदेलखंड हमने दोनों देख लिया है। ये बुंदेलखंड के कुछ इमेजेस है। ठीक है, और जो मैंने बताया खंडरिया महादेव टेम्पल, ये महामंडप है, ये मंडप है, ये अर्ध मंडप है, ये सारी एग्जाम्पल्स हमने देखे। अभी आइए गुजरात में, तो अगर बुंदेलखंड कलिंग यहाँ पे एक स्टाइल फ्लरिश हो रही थी, तो वेस्ट ऑफ इंडिया बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया में है, कलिंग यानी ओडिशा ईस्ट में है, और अभी और एक स्टाइल आ रही थी वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया यानी गुजरात और राजस्थान। उस दिन में मैंने बताया गुजरात और राजस्थान में जो स्टाइल आई थी तो मरु गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बेसिकली कहा जाता है। उसको क्या है, मरु गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, और जो मरु गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसमें क्या दिखता है आपको, तो मरु गुजरात स्टाइल में क्या है, मरु मीन्स राजस्थान डेजर्ट, एंड फिर गुजरात और राजस्थान में ये स्टाइल दिखेगी। और ये स्टाइल कब आई, ये स्टाइल नॉर्मली आपको दिखेगा 10th 13th सेंचुरी आपको दिखेगा। सोलंकी या वेस्टर्न चालुक्य, सोलंकी या वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी थी, ये भी राजपूत डायनेस्टी है। सोलंकीज आर आल्सो राजपूत। गुजरात और साउथ राजस्थान जो है वहां पे ये सोलंकी राजपूत रूल करते थे, तो वेस्टर्न चालुक्य कहा जाता था। उनको क्या है, वेस्टर्न चालुक्य कहा जाता था। तो उनके अंडर बेसिकली ये मरु गुजरात आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। और ये जो आर्किटेक्चर है वो इंडिया का सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर है, ऑर्नामेंटेशन एंड मोटिव डेकोरेशन या स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट से। ऑर्नामेंटेशन, मोटिव, डेकोरेशन एंड स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये का सबसे बेस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट आर्किटेक्चर अगर कोई है वो क्या है, मरु गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आता है। और ये इंडिया का एक ही ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें मतलब क्या क्या बोल सकते हैं उसको, मोस्ट डाइवर्स स्टोन्स हैव बीन यूज्ड। सबसे ज्यादा स्टोन की जो डाइवर्सिटी है, the highest or we can say the largest diversity of the stones we can find in Maru Gujarat style.
ये स्टाइल जब शुरू हुई थी इनिशियली ब्लैक स्टोन यूज किया गया था, बेसिकली ब्लैक स्टोन यूज किया गया था। ठीक है, फिर जब ये स्टाइल ग्रो होने लगी थी ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ द स्टाइल, रेड येलो सैंडस्टोन यूज किया गया, सॉरी रेड येलो नहीं, व्हाइट येलो या येलो व्हाइट सैंडस्टोन। ठीक है, एंड व्हेन दिस स्टाइल रीच द पीक एंड क्लाइमैक्स, जब ये स्टाइल पीक पे गई, क्लाइमैक्स पे गई, तो मार्बल का यूज किया गया है, तो मार्बल का यूज किया गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, ये स्टाइल जब अपने चरम पे चली गई या पीक पे चली गई थी, तो यूज ऑफ मार्बल केम द फीचर एंड इट वाज अ रेगुलर फीचर। मार्बल का जो यूज है वो रेगुलर फीचर बन गया था। ऐसा नहीं इक्का दुक्का टेम्पल मार्बल से बना है, ऐसा नहीं है। टेम्पल्स के ग्रुप अलग अलग साइड पे मार्बल्स के बने थे, ये चीज ध्यान में रखना है। ये स्टोन की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मरु गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में दिखती है। और यहाँ पे क्या दिखता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में दो फीचर्स नॉर्मली एब्सेंट रहते हैं। कौन से? एक तो कल्चरल गेटवे को हम गोपुरम कहते हैं, ये साउथ इंडिया या द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का फीचर है। ये साउथ इंडिया या द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का फीचर है। लेकिन जब मरु गुजरात स्टाइल शुरुआत हुई थी गुजरात में, तब उस समय जो मैत्रका नाम की डायनेस्टी थी, 7th-8th सेंचुरी एडी में मैत्रका नाम की जो डायनेस्टी थी, की वजह से ये वल्लभी शिखर आता है। वल्लभी जो शिखर हमने देखा वो तो मैत्रका डायनेस्टी की वजह से आता है ना। ये जो मैत्रका नाम की जो डायनेस्टी थी के अंडर क्या हुआ था, बुद्धिज्म भी फ्लरिश हुआ था। के अंडर क्या है, बुद्धिज्म भी फ्लरिश हुआ था। और बुद्धिज्म में स्तूपा सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। बुद्धिज्म में क्या है, स्तूपा सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, करेक्ट। और स्तूपा में तोरण होता है। स्तूपा एज आर्किटेक्चर में हमने देखा तोरण होता है। तोरण मतलब क्या है, स्तूपा का जो स्कल्पचरल गेटवे है, स्तूपा का जो स्कल्पचरल गेटवे है उसको तोरण कहते हैं। ठीक है, तो मरु गुजरात स्टाइल के जो टेम्पल्स है, मरु गुजरात स्टाइल के जो टेम्पल है, के टेम्पल एंट्रेंस से पहले, टेम्पल में एंटर करने से पहले हमें तोरण दिखेगा, स्कल्पचरल गेटवे। स्कल्पचरल गेटवे फीचर है, स्कल्पचरल गेटवे with intricate carvings, with intricate carvings, okay, known as तोरण। तो भी यहाँ पे भी तोरण कहा गया है। तोरण ये मरु गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर मरु गुजरात जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, के जो टेम्पल वॉल्स है वो जिग-जैग पैटर्न में होते हैं, जिग-जैग पैटर्न ऑफ वॉल्स। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तब आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन दिखेगा, तो प्रोजेक्शन के बीच में एक सेक्शन दिखेगा। एक टेम्पल की वॉल बाहर आई है, एक टेम्पल की वॉल अंदर गई है, फिर एक टेम्पल की वॉल बाहर आई है। प्रोजेक्शन एंड रिसेशन ऐसा ट्रेंड दिखेगा। जहाँ प्रोजेक्शन है वहां पे स्कल्पचर है, जहाँ प्रोजेक्शन है वहां पे क्या है, स्कल्पचर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, और जहाँ रिसेशन से वहां क्या दिखेंगे, गॉड एंड गॉडेस की मूर्ति दिखेगी, भगवान की मूर्तियां रिसेशन में दिखेगी। और प्रोजेक्शन में क्या है, बाकी स्कल्पचर्स दिखेंगे। में क्या है, बाकी स्कल्पचर्स दिखेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और फिर मरु गुजरात स्टाइल का और एक फीचर है, मरु गुजरात जो स्टाइल है उसका और एक फीचर है हैंगिंग या फ्लाइंग आर्क। हैंगिंग या फ्लाइंग आर्क, और यहाँ पे वो पॉइंटेड होती है, तो उसको बेसिकली क्या, जो फ्लाइंग आर्क है तो कोई सपोर्ट के लिए पिलर्स नहीं होते, तो सपोर्ट के लिए कोई पिलर नहीं रहता है। ये टेम्पल के ही जो मेन स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इन्हें हैंगिंग और फ्लाइंग पोजीशन उसको रखा जाता है विदाउट एनी सपोर्ट एज सच। ये भी ऑर्नामेंटेड होती है या स्कल्पचरल होती है, बट
टॉप में वो पॉइंटेड होती है, टॉप में वो पॉइंटेड होती है। तो ये भी उसका एक फीचर है मरु गुजरात स्टाइल का। और फिर और एक चीज जो दिखेगी, और एक चीज क्या दिखेगी इस मरु गुजरात स्टाइल में कि कीर्ति मुख नाम का एक स्पेशल फीचर है। कीर्ति मुख ये कल्चरल फीचर है, ठीक है, और ये बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस हुआ है, इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिज्म। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, इज इन्फ्लुएंस बाय द बुद्धिज्म। ये भी पॉइंट मरु गुजरात स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो अलग अलग जो आर्किटेक्चर हमें मिलता है आपको दिखेगी। और फिर जो अभी आएंगे हम लोग सबसे लास्ट वाले फीचर में, तो ये कोणार्क का सन टेम्पल हमारा था इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। आसाम बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, सबसे लास्ट वाला स्टाइल कौन सा हमारा है, आसाम बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। और अभी देखा हमने कि बुंदेलखंड स्टाइल आपका सेंट्रल इंडिया में आई थी, मरु गुजरात स्टाइल वेस्टर्न इंडिया में है, पहाड़ी स्टाइल एकदम हिमालयन एरियाज में है। तो जो हमारा एक्सट्रीम ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे फिर क्या आ गई, आसाम एंड बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आ गई। अगर आसाम एंड बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो लगभग सिमिलर है, लगभग क्या है, सिमिलर है। खास करके अगर बंगाल स्टाइल देखेंगे तो डेवलप किया था बहुत सारे डायनेस्टीज ने, पाला, सेन या सेना डायनेस्टी, ठीक है, फिर बंगाल सुल्तान्स एंड फिर मुगल्स, फिर क्या है मुगल्स, सब ने मिलके बंगाल स्टाइल को डेवलप किया था। और ये जो स्टाइल है इन्फ्लुएंस बाय गुप्तास, इन्फ्लुएंस बाय गुप्ता आर्किटेक्चर, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और गुप्ता आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस है तो जाहिर सी बात है नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग जो होती है ये फीचर तो थे ही, नागर स्टाइल ऑफ जो टेम्पल बिल्डिंग है ये डेफिनेटली फीचर्स आपको मिलेंगे। बट जैसा उड़ीसा में देखा कलिंग स्टाइल नागर स्टाइल का ही एक भाग था बट वेरिएशन था, वैसे ही बंगाल स्टाइल भी क्या है नागर स्टाइल का पार्ट होने के बावजूद कहीं ना कहीं ईस्टर्न वेरिएशन दिखता है। तो बंगाल स्टाइल का सबसे जो फेमस टेम्पल शुरुआत में आया था पालास के अंडर 9th सेंचुरी, पाला डायनेस्टी, कहते हैं सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, ठीक है, ये पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। और इसके ऊपर डेफिनेटली पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब गुप्ता स्टाइल का ही इन्फ्लुएंस इसमें दिखता है, भगवान शिव जी को डेडिकेट है। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, का जो टेम्पल टावर है वो लिनियर है एंड टॉप में जाके कोनिकल हो जाता है। गुप्ता में जो स्तूपा थे इस तरह टॉप में जाके कोनिकल होता है, रॉकेट शेप टेम्पल टावर जो है आपको इस तरह से दिखता है, कोनिकल या रॉकेट शेप में दिखेगा, कोनिकल या रॉकेट शेप में दिखता है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल का, ये चीज ध्यान में रखना है। फिर बंगाल में पालास के अंडर वज्रयान बुद्धिज्म पॉपुलर था, बंगाल में पालास के अंडर क्या है वज्रयान बुद्धिज्म पॉपुलर है। तो बुद्धिज्म में क्या है स्तूपा होता है, बुद्धिज्म में क्या है स्तूपा है। तो बंगाल में जो टेम्पल्स डेवलप हुए थे वो आपको वहाँ पे जो शिखर मिलता है बहुत सारे टेम्पल्स में वो पर बुद्धिज्म की तरह दिखता है, बुद्धिस्ट स्तूपा की तरह दिखेगा, स्फेरिकल डोम दिखेगा। जो टेम्पल टावर का टेम्पल टावर है शिखर है वो कैसे है मॉडिफाइड शिखर है स्फेरिकल डोम। और साथ ही साथ क्या है उसमें जो कलश है वो डायमंड शेप कलश मिलेगा, जो कलश है वो कैसे मिलेगा डायमंड शेप का मिलेगा। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू वज्रयान बुद्धिज्म, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। और तो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म ये दोनों का कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन आपको दिखता है विथ रिस्पेक्ट टू बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टू बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। प्लस उसके बाद जब बंगाल के सुल्तान आ गए और मुगल एम्पायर आ गया, उसके बाद जब बंगाल के सुल्तान आ गए और मुगल एम्पायर आ गया, तो टर्किश एंड पर्शियन जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जो टर्किश एंड पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो भी हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ मर्ज हो गई। वो भी क्या है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के साथ मर्ज हो गई। और खास करके बंगाल स्टाइल ऑफ जो आर्किटेक्चर है उसका और एक एग्जांपल है या उसका और एक फीचर है, जो लोकल जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी, गांव गांव में जो आर्किटेक्चर था या सिंपल जो घर बनाया जाता था, तो बांग्ला रूफ कहते थे। ऐसा ही सिंपल जो घर बनता था, बंगाल और आसाम दोनों में बारिश ज्यादा होती है तो स्लोपिंग और स्लैंटिंग रूफ मिलते हैं आपको। तो जब बांग्ला हट होता है, झोपड़ी होती है बंगाल में एक किसी भी गांव में, उस झोपड़ी का जो रूफ है तो बांग्ला रूफ कहते हैं, तो क्या कहेंगे, बांग्ला रूफ कहेंगे। और उस बांग्ला रूफ को टेम्पल आर्किटेक्चर में लाया गया था। बांग्ला रूफ बिकेम द फीचर, बांग्ला रूफ बिकेम फीचर ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर फ्रॉम बंगाल सुल्तान्स एंड मुगल्स, बंगाल सुल्तान एंड मुगल के टाइम से, ठीक है। ये क्रूशियल एस्पेक्ट ध्यान में रखना है। बंगाल सुल्तान और मुगल्स ने बांग्ला रूफ जो है या जो गांव में झोपड़ी होती है हट के रूफ को टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में लाके तो बांग्ला रूफ नाम दिया था। तो ये क्रूशियल एस्पेक्ट बंगाल आर्किटेक्चर में ध्यान में। और बंगाल आर्किटेक्चर का लास्ट पॉइंट क्या है, बंगाल स्टाइल ऑफ जो टेम्पल्स है का बेस्ट जो एग्जांपल है वो आपको कहाँ मिलेगा, विष्णुपुर नाम की एक साइट है, विष्णुपुर नाम की साइट है। और यहाँ दिखेगा, यहाँ पे जो टेम्पल्स है वो सारे ब्रिक्स एंड टेराकोटा के बने हैं, सारे ब्रिक्स एंड टेराकोटा के बने हैं, ठीक है। स्टोन का यूज बहुत कम किया गया है। शुरुआत में जो बंगाल में टेम्पल्स आए थे वो स्टोन में बने थे, जैसे पालास के अंडर ये जयेश्वर महादेव टेम्पल वगैरह है, ये स्टोन के बने थे और उसमें भी ब्लैक स्टोन ज़्यादा यूज किया गया था। लेकिन बाद में जो टेम्पल्स आ गए उसमें ब्रिक्स एंड टेराकोटा वाज अ मेन मटेरियल। एंड बिष्णुपुर इज अ फेमस साइट जहाँ पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिक टेम्पल्स का क्लस्टर मिलता है। बिष्णुपुर जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे क्या है, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्रिक टेम्पल्स या टेराकोटा टेम्पल का क्लस्टर या ग्रुप मिलता है। ये चीज रखना है, ठीक है। ये सारा क्या है, ईस्टर्न इंडियन स्टाइल में बंगाल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है। अभी आज का लास्ट आएगा आसाम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी लास्ट में क्या आएगा, आसाम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो एक तो बात क्या है कि जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से आज भी नॉर्थ ईस्ट बाकी इंडिया से पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं। अभी लास्ट डिकेड में बहुत सारी कोशिश की गई है, लास्ट डिकेड कनेक्टिविटी वगैरह इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए अच्छी कोशिशें की गई है, लू की पॉलिसी वगैरह आई है। और अभी फिलहाल जो नॉर्थ ईस्ट और बाकी इंडिया के बीच में जो गैप थी वो कम हो गई है। उस समय तो बहुत ही दिक्कत थी, तो नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। इसकी वजह से क्या है, एक आइसोलेशन एंड सेक्लूजन मिला था नॉर्थ ईस्ट को। पर फिर भी क्या है, हमारे साइड से अगर नॉर्थ ईस्ट में जाना मुश्किल था, लेकिन चाइना और म्यांमार के साइड से तो कहीं ना कहीं इन्वेजन्स देखे गए थे। चाइना या म्यांमार के साइड से कुछ इन्वेजन्स देखे गए थे और उसमें जो एक नई रेस आई थी उनको हम कहते हैं अहोम। रेस आई थी क्या कहते हैं, अहोम कहते हैं। और वो जो अहोम आए थे वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंट रेस भी थी और जाहिर सी बात है कि उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स है, के कल्चरल बिलीफ्स, ये भी पूरे अलग थे। बट इंडिया ऐसी लैंड है, चाहे वो मेनलैंड इंडिया हो या बाकी हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, जो भी बाहर से आता है वो इस भूमि में समा जाता है, भारत भूमि का भाग हो ही जाता है। तो अहोम, इनके रिलीजियस कल्चरल एफिलिएशंस ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं वो अहोम्स आए थे और वो हिंदू बन गए और 600 साल लगभग उन्होंने हिंदू बन के राज किया था। और फिर हमारे पास अहोम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आ गई, क्योंकि चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेडिशंस को भी इंटीग्रेट करती है एंड उसके साथ साथ आसाम के लोकल ट्रेडिशंस को भी इंटीग्रेट करती है।
और अहोम्स का जब मुगल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अहोम्स का जब मुगल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब हम देखेंगे मुगल आर्किटेक्चर के भी फीचर्स अहोम आर्किटेक्चर में आ गए। मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स अहोम टेम्पल एंड आर्किटेक्चर में आते हैं। एंड आसामीज लैंग्वेज में टेम्पल को डोल कहते हैं, डोल, DOL, डोल मतलब टेम्पल। और आसाम में अहोम का जो कैपिटल था शिव सागर, वहां पे आपको दिखेगा देवी डोल, गॉडेस का मंदिर, विष्णु डोल, भगवान विष्णु का मंदिर, शिव डोल यानी भगवान शिव जी का मंदिर। हर एक जो डोल या टेम्पल है उसके बाजू में बड़े बड़े पुखरी या लेक्स या पॉन्ड से, आसाम में ये फीचर है, टेम्पल के बाजू में पुखरी या बड़ा पॉन्ड या लेक होना ही चाहिए। ये अलग फीचर यहाँ पे आया था। और ये सारे जो डाइवर्सिटी है, नहीं इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको बढ़ाया, रीजनल डाइवर्सिटी को बढ़ाया, कल्चरल और रीजनल इंटीग्रेशन में का कंट्रीब्यूशन रहा है। आई होप आज का सारा जो डिस्कशन है अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में वो आपको पसंद आया होगा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड एस्पेक्ट, मैक्सिमम एस्पेक्ट मैंने आपको दिए हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा। कल भी अर्ली मिडिवल इंडिया के बारे में और नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड टू द कोर IAS। थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे।